हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आरसी सर्किट, जिसमें हम रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक बैटरी के साथ। ओके, तो इसमें दो चीज़ें हो सकती है। एक, हम इसे चार्ज कर सकते हैं और दूसरा हम इसे यूज़ कर सकते हैं। चार्ज क्यों करते हैं? कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। फिर उस एनर्जी को हमें क्या करना है? जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसे यूज़ कर लेंगे। तो कल के दिन में हमने उसके चार्जिंग में क्या क्या चीज़ें होती है ये सारी बातें हमने की थी। ठीक है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर को जब हम यूज करेंगे। ठीक है, हमने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया। हम बैटरी किस लिए यूज करते हैं बेटा? सिर्फ उसे चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो हमने बैटरी को चार्ज कर लिया। चार्ज करने के बाद अब हम उसे क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं हम अपने जरूरत के हिसाब से। तो जब हम उसे यूज करेंगे तो उस दौरान वो क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या हो रहा है? अब आपको बैटरी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपने बैटरी को हटा लिया। ओके, अब आपको पता है बेटा, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में, है ना, इस दौरान आपका सर्किट जो है वो क्या था? क्लोज था, है ना? क्लियर है? सर्किट क्या था? क्लोज था। अब आप यहां पर देखो, इसका रेजिस्टेंस मान लो R है, कैपेसिटेंस क्या है बच्चे? C है। ये आपका कैपेसिटर चार्ज हो चुका था। कितना? मैक्सिमम चार्ज था। इस पर क्या था? पॉजिटिव, और इस पर क्या था? नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, कितना? Q0। इस पर -Q0, है ना? ऐसा चार्ज था। जब आप इसे यूज कर रहे होते बेटा, तो पहले ये चार्ज क्या होता था? लेता था। अब ये चार्ज आपको क्या करता है? सप्लाई करता है। यानी यहाँ पर करंट जो है इस तरीके से फ्लो होने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका करंट फ्लो होगा। अब अगर बेटे इस दौरान आपने ये किया, क्या बोलते हैं, केवीएल लिखा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में एट टी इक्वल टू 0, है ना, इनिशियली आपका कैपेसिटर क्या था? फुल्ली चार्ज था। तो उसके ऊपर चार्ज क्या था? मैक्सिमम था, यानी Q0 था। ठीक है, मैक्सिमम चार्ज था उस टाइम पर। ठीक है, Q0 था। वेल, आ रहा है समझ में? और करंट इस टाइम क्या था? 0 था। ठीक है, करंट आपका 0 था। लेकिन अब जब आप इसे यूज करना शुरू करोगे बेटा, ठीक है, यूज करना शुरू करोगे तो इसका जो चार्ज है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा, यानी चार्ज उस पर घटने लगेगा। तो घटते घटते किसी टाइम पर t पर मान लो अब चार्ज क्या हो गया? q हो गया। ठीक है, उस टाइम पर चार्ज क्या हो गया? q हो गया, और करंट क्या हो गया? I हो गया। ठीक है, तो बेटे अब इस सर्किट में आप लिखें केवीएल इक्वेशन, अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल। तो बेटे क्या हो जाएगा? यहां से लिखना शुरू करो। तो यहां से, है ना, जब इस तरफ आओगे तो क्या हो रहे हो आप? करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो। तो क्या होगा बेटा? -I इंटू आर का ड्रॉप होगा। और यहाँ क्या हो रहा है? माइनस से प्लस जा रहे हो। तो माइनस से प्लस जा रहे हो तो बेटा, अच्छा, और बैटरी में कितना ये होता है? तो हम जिस समय की बात कर रहे हैं, टी टाइम पर की बात कर रहे हैं, तो उस समय इस पर चार्ज क्या है? Q है। तो बेटा आपको पता है V बराबर क्या होता है? Q/C। तो यहाँ पर ड्रॉप कितना है? Q/C। और क्या है? माइनस से प्लस। ठीक है, माइनस से प्लस। तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस से प्लस जाएंगे तो बढ़ जाएगा, तो प्लस Q/C हो जाएगा, है ना, इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो इस हिसाब से बेटा I इंटू आर इक्वल्स टू क्या हो गया? Q/C। तो हम इसे I बराबर क्या लिख सकते हैं? Q/RC। अब बच्चे यहां पर जो I होगा, I आपको पता है dQ/dt होता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान से सोचो कि चार्ज इस पर क्या हो रहा है? घट रहा है। चार्ज घट रहा है तो डीक्यू बेसिकली क्या है बेटा? चेंज इन चार्ज। तो घट रहा है, घट रहा है तो चेंज इन चार्ज क्या होगा? नेगेटिव आएगा। तो इसलिए यहां पर हम आई को क्या लिखते हैं? -dQ/dt। ये क्या शो करता है? चार्ज डिक्रीज हो रहा है ना? डिस्चार्ज के दौरान चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर -dQ/dt आएगा। तो आई के बदले हम क्या लिख सकते हैं? -dQ/dt। ओके, इक्वल्स टू Q/RC। ओके, अब बच्चे हम Q को इधर बुला लेते हैं। तो ये हो गया आपका dQ/Q, और ये इधर चला जाएगा -dt/RC। अब इसे करो इंटीग्रेट। इनिशियली इस पर चार्ज कितना था बेटा? Q0 था। और फाइनली इस पर चार्ज क्या हो जाएगा? Q।
इनिशियल टाइम हमने क्या लिया था बेटे 0 और फाइनली हमने टाइम क्या लिया t। ठीक है, अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है तो इसका क्या हो जाएगा बेटा ln q हो जाएगा और लिमिट होगा q0 टू q और इधर क्या हो जाएगा -t/rc है ना, -t/rc। तो अगर इस चीज को पुट करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा ln q माइनस ln q0 इक्वल टू -t/rc। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके हम लिख सकते हैं q अपॉन q0 इक्वल्स टू -t/rc। अब यहाँ पर एंटी लॉग ले ले बेटा, एंटी लॉग लेने पर q बराबर q0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e⁻t/rc। देयरफॉर q इक्वल्स टू q0 e⁻t/rc, ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। तो आप देखो कि किसी टाइम t पर आपका चार्ज कितना हो गया q इक्वल्स टू q0 e⁻t/rc हो गया। तो अगर आपको आपने चार्जिंग के दौरान क्या देखा था, चार्जिंग के दौरान इक्वेशन था q इक्वल्स टू q0 1 e⁻t/rc, जबकि डिस्चार्जिंग के दौरान क्या है आपका q इक्वल्स टू q0 e⁻t/rc है। वेल अच्छे से समझ में आ गया बच्चे। तो आपको डिस्चार्जिंग के दौरान ये इक्वेशन लगाना है चार्ज के लिए, किसी टाइम t पर चार्ज ढूंढने के लिए आपको ये वाला इक्वेशन यूज करना है। क्लियर। अब देखो बेटे अगर मैं t इक्वल टू rc यूज कर लिया है ना तो क्या हो जाएगा q इक्वल्स टू q0 e⁻rc/rc हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, यानी q0/e हो जाएगा। मैंने आपको बताया था बेटा 1/e क्या होता है 0.368 होता है, तो q0 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 0.368 हो गया है ना, दैट इज है ना, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 36.8%। ठीक है, कितना हो जाएगा 36.2, हाँ 36.8% हो जाएगा आपका ऑफ मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, क्या मतलब हुआ बेटा इसका, ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जिसमें कि आपका जो कैपेसिटर पर चार्ज है ना, कैपेसिटर पर जो चार्ज है बेटा वो डिस्चार्ज होकर के मैक्सिमम का कितना रह जाता है 36.8% हो जाता है। मैक्सिमम का कितना हो जाता है 36.8% हो जाता है। और याद करो इसको हम पहले ही यूज कर चुके हैं, आरसी को क्या बोला था हमने टाउ, उस समय हमने क्या डिफाइन किया था। तो बेटे टाउ को यानी कि टाइम कांस्टेंट को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द टाइम इन विच कैपेसिटर इज डिस्चार्ज्ड टू 36.8% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। चार्जिंग के दौरान 73.2% चार्ज होना है और डिस्चार्जिंग के दौरान घट करके उसको कितना हो जाना है 36.2%। तो पहले का जो केस था चार्जिंग के दौरान, उस दौरान भी जीरो से वो क्या हो जा रहा था 73.2%, तो चेंज कितने का हुआ 73.2% का। अभी देखो पहले मैक्सिमम था, अब घट करके 36.8 बचा, 36.8% मैक्सिमम का बचा, तो घटा कितना, चेंज कितना हुआ, अभी भी 73.2% है ना। तो चेंज हमेशा कितना होता है 73.2% का होता है इस ड्यूरेशन में। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट यहाँ के हिसाब से अगर हम डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं, तो आपको दोनों ही मतलब अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि टाइम कांस्टेंट का कौन सा डेफिनेशन करेक्ट है, तो बोथ द डेफिनेशन इज करेक्ट है ना। क्या चीज, पहला क्या था टाइम टेकन टू चार्ज अप टू 73.2% एंड टाइम टेकन टू discharge up to 36.8% of maximum charge. Time constant tau, time taken by the capacitor to discharge up to 36.8% of maximum current is called time constant। ठीक है, अगेन ये क्या चीज है टाउ इक्वल्स टू आर इंटू सी। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं डिस्चार्जिंग के दौरान ये निकाल सकते। तो अब ये इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटे q इक्वल्स टू q0 e टू द पावर -t/rc की जगह टाउ, तो ये हो गया आपका
Q इक्वल्स टू क्यू नॉट ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, दिस इज योर फॉर्मूला। वेल, आ रही बात समझ में? तो अगर बेटे इस चीज को, इसके वेरिएशन को हम ग्राफ पे शो करना चाहे डिस्चार्जिंग के दौरान, तो कैसे करेंगे? ठीक है, Q और T के बीच में अभी क्या हो रहा है बेटा? पहले क्या था? मैक्सिमम था Q नॉट, और फिर वो एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। फाइनली क्या हो जाएगा? पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो ये रहा बेटा टाइम कांस्टेंट और डिस्चार्जिंग के दौरान चार्ज का रिलेशन। क्लियर है मेरी बात? अब जो है बेटे ये आरसी सर्किट इस तरीके से समाप्त होता है। ठीक है, हम इसका करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस। ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बेटा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, the equivalent resistance between points A and B, between points A and B in figure at steady state will be, at steady state will be। डायग्राम है बेटा कुछ इस तरीके से। R2 इक्वल्स टू R, R2 इक्वल्स टू R, देन एक कैपेसिटर है C1, और यहां पर एक रेजिस्टर है R1, ये भी है इक्वल टू स्मॉल r, देन यहां पर एक रेजिस्टर है R1 इक्वल्स टू R, R1 इक्वल्स टू R, अगेन यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इसका नाम है C2, और फिर एक कैपेसिटर है, सॉरी ये R2 था, ये R3 था, दिस इज R3, ये R1, यहाँ पर एक रेजिस्टर है R4, ये भी है इक्वल टू R, और यहाँ पर एक कैपेसिटर है C3, ओके, और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। ये है बेटा पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, ओके, दिस इज पॉइंट B। आपको क्या फाइंड करना है बेटा? A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कब? स्टेडी स्टेट में फाइंड करना है, ध्यान से समझें। ठीक है, स्टेडी स्टेट में। तो मैंने आपको क्या बोला था बेटा? स्टेडी स्टेट में क्या करते हैं, याद है आपको? है ना, नोट करके लिखाया था। स्टेडी स्टेट यानी फाइनल स्टेट। हाँ, स्टेडी स्टेट या फाइनल स्टेट में जो कैपेसिटर है वो कैसे बिहेव करता है? ओपन सर्किट। कैपेसिटर बिहेव एज ओपन सर्किट। फिर मैंने बोला था इस सिचुएशन में जहां जहां आपको कैपेसिटर दिखता है उन सबको क्या कर लेंगे बेटा? ओपन, है ना।
उन सबको कर लेंगे ओपन। तो ये हो जाएगा बेटा ओपन, यहाँ भी क्या हो गया ये ओपन, यहाँ भी क्या हो गया ये ओपन, है ना बेटे, इस तरीके से हो गया। क्लियर है? तो ये सारी चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई, ये सारे ओपन हो गए, मतलब ये सारी चीजें खत्म हो गई। चलिए ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब बचा क्या, अब बचा क्या बेटा, देखो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या जो बचा हुआ है, एक ये स्मॉल आर और एक ये स्मॉल आर। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया बेटा, आर ए टू बी आर प्लस आर विच इज ट्वाइस ऑफ आर, है ना बेटे, विच इज ट्वाइस ऑफ आर। सो द करेक्ट आंसर इज 2r। ओके, तो स्टेडी स्टेट आपको दिमाग में बिठाना है कि क्या होता है, इसमें जो कैपेसिटर्स होते हैं उन सबको क्या कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। एग्जाम्पल, what is the charge stored on the capacitor C1 and C2? What is the charge stored in capacitor C1 and C2 in the circuit shown in figure? In the circuit shown इन फिगर। ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरीके से है। 6 ओम, 3 ओम, 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, ये C1 है, ये C2 है, और यहाँ एक बैटरी जुड़ी हुई है 12 वोल्ट, और इधर एक रेजिस्टर है 1 ओम। ओके, 3 ओम, दिस इज 3 ओम। ओके, तो ये सिचुएशन है। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है सी एंड डी। हमें निकालना क्या है बेटा, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर C1 एंड C2। C1 में और C2 में चार्ज क्या स्टोर होगा, ये चीज़ हमें पता करना है। तो कैसे काम करेंगे, इसमें ध्यान से समझिए कैसे काम करेंगे। तो बेटे सबसे पहले हमको पता है कि इन द स्टेडी स्टेट, है ना, स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर है वो ओपन हो जाता है। तो ये वाली चीज़ें क्या हो जाएगी, ओपन, मतलब इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है। ये ब्रांच को हटा दोगे बेटा, हाँ, ये ब्रांच को अगर हमने हटा दिया यहां से, ओके, इस ब्रांच को चलिए हमने यहां से हटा दिया, तो क्या होगा बताइए। अब इसमें ये चीजें बची, तो ये 6, ये 3 और ये 3, तीनों किस में दिख रहे हैं बेटा, सीरीज में। तो 6 3 9 3 12, टोटल कितने हो गए, 12 ओम रेजिस्टेंस हो गए, और टोटल वोल्टेज कितना है 12। तो कितना करंट फ्लो होगा बेटा, 12/12 यानी 1 एम्पियर। तो इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, है ना बेटे। तो जब ये 1 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो होगा बेटा, तो इसके बीच में, है ना, यहाँ से यहाँ के बीच में, है ना, कितना ये होगा बच्चे, ड्रॉप होगा वोल्टेज, V = I × R होता है, I 1 है और R कितना है बेटा, 6 + 3 9। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 9 वोल्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, आपको टोटल 9 वोल्ट आ गया, है ना, इसके अक्रॉस, यहाँ के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, 9 वोल्ट। और वापस से जो कैपेसिटर था उसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, C1 और C2, ये कितने का था, 2 माइक्रोफेराड का, और ये क्या था, 1 माइक्रोफेराड का। तो बेटे इन दोनों का ये क्या होगा, इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट बता सकते हो। तो ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो सीरीज में कैपेसिटेंस का क्या होता था फार्मूला बेटा, पैरेलल के जैसा होता था।
तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो C1 कितना है बेटा 2, C2 कितना है 1 और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो 2/3 माइक्रो फेराड है ना, ये हो जाएगा आपका क्या C इक्विवेलेंट। ओके बच्चे, तो बेटे जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ होगा क्योंकि ये दोनों ब्रांच क्या है पैरेलल है, तो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा वही 9 वोल्ट होगा। अब चूंकि आपने पढ़ा है Q बराबर क्या होता है C इंटू वी होता है, Q बराबर क्या होता है C इंटू वी, तो C इक्विवेलेंट कितना हुआ 2/3 और V टोटल कितना आया 9 वोल्ट, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा बेटा 9, 3 2 जा 6 माइक्रो कूलम। तो चार्ज जो है इस ब्रांच में कितना फ्लो करेगा, इस ब्रांच में कितना चार्ज फ्लो करेगा 6 माइक्रो कूलम, है ना बेटा। अब चूंकि C1 और C2 देखो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। हमने पढ़ा था बेटा सीरीज में क्या होता है सेम चार्ज फ्लो करता है, तो इसमें भी आएगा 6 माइक्रो कूलम और इसमें भी क्या होगा 6 माइक्रो कूलम। तो दोनों पर C1 और C2 पर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है 6 माइक्रो कूलम। सो द आंसर इज 6 माइक्रो कूलम। ओके, आ रही बात समझ में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए बेटा क्या हो रहा है देखिए, ये आपको दिया हुआ है सर्किट, ठीक है। इस सर्किट में कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। एक ही कैपेसिटर दिख रहा है इस पूरे सर्किट में, तो इस कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर होगा, है ना, Q मैक्स ऑन कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर पर। तो अब बच्चे ध्यान से सोचो, है ना, हमने क्या पढ़ा है कि जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर होता है वो, या फिर आप इस तरीके से सोच सकते हो, है ना, या आप इस तरीके से सोच सकते हो कि इस वाले ब्रांच में देखो 10 वोल्ट 4 3 3, है ना, 4 3 7 3 10 ओम 10 वोल्ट, है ना, नहीं ठीक है, इसको इस तरीके से मत सोचो, ऐसे ही सोचो, ठीक है। ये जो ब्रांच है, ये वाला ब्रांच है ना, इस ब्रांच में आपको कैपेसिटर लगा हुआ है बेटा। तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है ना बेटे। कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका बच्चे, यहाँ पर जो है करंट का फ्लो ही नहीं होगा, है ना, क्या होगा, करंट का फ्लो ही नहीं होगा। आ रही बात समझ में। तो जब करंट का फ्लो ही नहीं स्टार्ट होगा तो इसमें चार्ज कैसे स्टोर होगा, तो यहाँ पर आपका जो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है उसमें चार्ज स्टोर नहीं होगा, तो इस पर जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है, क्योंकि ये ओपन हो जाएगा, हमने पढ़ा है ओपन हो जाता है।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए यहां पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आप देखो इस सर्किट में ये एक ही कैपेसिटर दिख रहा है आपको, ठीक है। इस कैपेसिटर में आपको बोलता है कि स्टेडी स्टेट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट, ठीक है। स्टेडी स्टेट में इस कैपेसिटर में कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये चीज आपको निकालना है। तो कैसे करें बेटा, कैसे करें? तो सबसे पहले आपको जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेडी स्टेट है ना बेटा। तो जैसे ही मैं इस चीज को ओपन करूंगा तो ये वाला ब्रांच क्या हो जाएगा बेटा, फिनिश हो जाएगा, है ना। इसको ओपन किया तो ये पूरा ब्रांच क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, है ना। इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं रहा। अब बेटा अब क्या बचा, देखो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, 6, ये 6 और ये 3 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो 6 और 3 का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 6 और 3 का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 6 × 18/9 यानी 2। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या है, 2 ओम। अब ये 2 ओम और ये 3 ओम किस में आ जाएंगे बेटा, ये 2 ओम और 3 ओम सीरीज में आ जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 5। तो 5 ओम हो गया बेटा, और यहाँ पर कितना है, 15 वोल्ट। तो कितना करंट इसमें फ्लो होगा, तो आई बराबर हो जाएगा बेटा 15/5, तो 3 एम्पियर। यहाँ पर 3 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर 3 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। अब बेटे यहाँ पर 3 एम्पियर जो है फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा इधर और इधर। इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 3 3 6 है ना, और इधर कितना है, 3 है। तो बेटे इसमें क्या होगा, मैंने बताया था करंट डिवीजन रूल, है ना। तो इस ब्रांच के अपोजिट का लेना पड़ेगा, 3 अपॉन टोटल कितना हो गया, 9 इंटू टोटल करंट 3। तो कितना आ गया देखो, 1 एम्पियर। इधर क्या फ्लो किया, 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर ऐसा करके चलेगा, 1 एम्पियर। इधर भी क्या जाएगा, 1 एम्पियर। और इधर क्या हो जाएगा बेटा, इसके अपोजिट का, यानी 6 अपॉन टोटल इंटू टोटल। तो 6 × 18/9 ये 2 एम्पियर इधर चला जाएगा। इसमें क्या चला गया बेटा, 2 एम्पियर। क्लियर है? फिर यहाँ से आया, इधर चला गया क्या, 3 एम्पियर। इस तरीके का आपका सेटअप है ना। और वापस से अब जो आपका एक्चुअल सर्किट था, हमने सब जगह करंट देख लिया। अब जो वापस सर्किट था उसे जोड़ लो, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर आपका कैपेसिटर था और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। इसमें तो कोई करंट है ही नहीं क्योंकि ये ओपन था, इसमें कोई करंट नहीं है। तो बेटे अगर मैं इसको बोलूँ पॉइंट ए और इसको बोलूँ मैं पॉइंट बी, ठीक है। चलिए काम करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इक्वेशन लिखते हैं। कौन सा वाला, केवीएल इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या था बेटा, वी ए, यहाँ पर क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में है, I × R, 3 × 1 प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा क्योंकि करंट के डायरेक्शन में माइनस होगा। फिर यहाँ से गए तो इस ब्रांच में क्या हो रहा है, 3 एम्पियर करंट बह रहा है, 3 × 3 = 9 प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा क्योंकि करंट के डायरेक्शन में। फिर यहाँ से यहाँ तक कोई ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं था। क्या पहुँच गया बेटा, बी पर पहुँच गया, ठीक है। तो VA - 12 = VB, ये इधर आएगा बेटे, VA - VB = क्या हो गया, 12 वोल्ट। तो A और B है ना के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट है। इसी के बीच में कैपेसिटर जुड़ा है क्या, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका है,
इस कैपेसिटर के अक्रॉस का है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट? दैट इज 12 वोल्ट। ठीक है, दैट इज 12 वोल्ट। तो हमने देखो फाइंड कर लिया बेटा। Okay, moving on to the next example. Example ठीक है, इस तरीके का आपको सर्किट दिया हुआ है। बोलता है कि इधर जो है वो I1 करंट जाता है और इधर जो है वो I2 करंट जाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुने। बोलता है इन द सर्किट शोन स्विच S इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। ये स्विच S है जो t इक्वल्स टू 0 पर क्लोज किया जाता है। मतलब इनिशियल स्टेट की बात हो रही है बेटा, है ना। I1 I2 करंट जो है किसी टाइम t पर करंट क्या हो जाता है, इसमें I1 और इसमें क्या हो जाता है I2। ठीक है, तो बोलता है कि देन द रेशियो ऑफ I1 एंड I2 और I2 का जो रेशियो है वो क्या होगा। ठीक है, वो क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, कांस्टेंट रहेगा। दूसरा ऑप्शन है बेटा इंक्रीजेस विथ टाइम। सेकंड इंक्रीजेस विथ टाइम। थर्ड ऑप्शन है डिक्रीजेस विथ टाइम एंड फोर्थ फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो क्या होगा इसका आंसर। तो ध्यान से समझे बेटा, हमने पढ़ा था कि, है ना, ये देखो हमने t इक्वल्स टू 0 पर इसको प्रेस किया, स्विच ऑन किया, तो ये क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, है ना। कैपेसिटर का चार्जिंग का प्रोसेस है। चार्जिंग के दौरान करंट का इक्वेशन क्या था, तो आई थिंक I0 e⁻t/τ था, है ना। और टाउ क्या होता था बेटा, RC होता था, है ना बच्चे। क्या होता था, RC होता था। I इक्वल्स टू I0 e⁻t/RC होता था। आ रही बात समझ में, क्लियर है। अब बच्चे तो I1 जो है वो क्या हो जाएगा, I0 e⁻, है ना, I0 e⁻t/, इसका RC टाइम कांस्टेंट कितना है, R है और C 3C है। तो इसका टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, 3RC हो जाएगा, क्योंकि टाउ क्या होता है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट। तो रेजिस्टेंस R है और कैपेसिटेंस 3C है, तो 3RC हो जाएगा। तो दिस इज 3RC। अच्छा, क्या दोनों केस में I0 सेम होगा, क्योंकि I0 क्या होता था बेटा, I0 कब होता था, स्टेडी स्टेट में जो करंट होता था उसी को I0 कहा करते थे। तो स्टेडी स्टेट में ये क्या हो जाता है बेटा, स्टेडी स्टेट में आप इसे क्या कर लेते थे, ओपन कर लेते थे, है ना। t इक्वल्स टू 0 पर I मैक्सिमम होता था, सॉरी, है ना। t इक्वल्स टू 0 पर I मैक्सिमम होता था और t इक्वल्स टू 0 पर आप इसे क्या कर लिया करते थे, शॉर्ट कर लिया करते थे। इसे भी क्या कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे। तो जब शॉर्ट कर लेंगे तो बेटा इसमें क्या बचा, ओनली R। जब शॉर्ट कर लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, ओनली R। तो ये और ये ब्रांच क्या आ जाएंगे, पैरेलल में। तो इसको भी क्या मिलेगा बेटा, सेम वोल्टेज, इसको भी मिलेगा सेम वोल्टेज। तो इसमें भी सेम करंट फ्लो होगा, इसमें भी सेम करंट फ्लो होगा। तो I0 दोनों ही कंडीशन में क्या है बेटा, सेम है। तो I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I0 e⁻t/3RC। उसी तरीके से सेकंड वाले में क्या हो रहा है, सेकंड वाले में उसमें भी मैक्सिमम करंट तो सेम ही है ना बेटा, e⁻t/, यहाँ का टाइम कांस्टेंट क्या है, ओनली RC है।
ओनली RC। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो ये I नॉट और ये I नॉट कैंसिल हो जाएगा बेटे, तो I1 बाय I2 इक्वल्स टू क्या बच रहा है, e टू दी पावर, है ना, डिवाइडेड है बेटा, तो डिवाइडेड है तो क्या हो जाएगा, माइनस टी बाई 3RC, है ना, और ये हो जाएगा प्लस टी बाई RC, है ना। तो क्या आ जा रहा है, I1 बाय I2 इक्वल्स टू e टू दी पावर, कितना हो जाएगा बेटे, t कॉमन हो जाएगा, RC भी कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस 1/3, ठीक है। तो हो गया अपना e टू दी पावर t बाय RC 2/3, सो e रेस टू 2t/3RC, I1 बाय I2। देखो बेटा यहां से क्या समझ में आ रहा है, टाइम के साथ टाइम बढ़ेगा तो ये चीज क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर, इंक्रीजेस विथ टाइम, है ना। आंसर क्या हो जाएगा इस चीज का, इंक्रीजेस विथ टाइम। अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चे, ओके। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है भाई साहब, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इन द गिवन सर्किट विथ स्टेडी करंट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए मस्ट बी, ठीक है, विथ स्टेडी करंट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए मस्ट बी, ए का पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि ये वाला ग्राउंडेड है बेटा, हमें क्या ढूंढना है, V ऑफ ए ढूंढना है। ये वाला क्या है, ग्राउंडेड है, तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो गया, यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो गया, यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बेटे हमें ये चीज पता है कि ये वाला चीज क्या है, ओपन सर्किट है ना, ये वाला चीज ओपन सर्किट है। अगर ये चीज ओपन सर्किट हो गया बेटा, ये वाला चीज ओपन सर्किट हो गया, तो इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है, तो इस ब्रांच को मैं क्या करता हूं, हटा देता हूं, इस ब्रांच को मैंने रिमूव किया। जब मैंने इसे रिमूव किया तो अब क्या बचा, चलिए इसमें मान लो इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, आई लिखें इक्वेशन, तो बेटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इसका कितना था वैल्यू, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, ठीक है। तो लिखिए यहाँ प्लस से माइनस हुई बेटा, -12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20i हो जाएगा, -20i हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया बेटा -10i हो गया, और ये प्लस से माइनस -6 वोल्ट हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे 0। तो 12 और 6 क्या हो गया बेटा 18, है ना, 12 और 6 क्या हो गया -18 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30i। तो i इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा -18/30, 3 से 6 और 3 से 10 यानी -0.6 एम्पियर, ठीक है, -0.6 एम्पियर आया। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन हमने अपोजिट लिया है, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। ओके, तो बच्चे अब जो एक्चुअल सर्किट था हम उसे ड्रॉ कर लें। क्या चीज़ था इधर 6 वोल्ट था इस तरीके से,
और यहाँ पर कैपेसिटर था, यहाँ था ए, ठीक है, और यहाँ का तो पोटेंशियल जीरो है ही बेटा, है ना, यहाँ का पोटेंशियल तो जीरो है ही। तो क्या होगा, क्या होगा, किसी में भी लिखो इक्वेशन कहीं से भी, लाइक हम लिखें, ऐसा लिखता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक बेटा जीरो, ठीक है, तो जीरो से फिर यहाँ पर क्या हुआ वी ए, है ना, जीरो से वी ए, वी ए, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ये 6 वोल्ट है, प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो -6 होगा, फिर यहाँ से क्या होगा, माइनस से प्लस जा रहा हूँ, +6 होगा, है ना, और यहाँ पर क्या होगा, ड्रॉप होगा, करंट के डायरेक्शन में हो, I इंटू आर होगा, तो 10 इंटू आई कितना आया था बेटा 0.6, तो 0.6 है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो बेटे ये तो कट गया और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस नहीं कैंसिल होगा, 6 बचे, तो वी ए -6 बचा इक्वल्स टू 0, वी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 6 वोल्ट, ठीक है। तो वी ए का जो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है 6 वोल्ट आ रहा है, ऑप्शन ही नहीं है 6 वोल्ट, क्या गड़बड़ किया मैंने, वी ए का पोटेंशियल चाहिए, तो ये आया हमारा 6 वोल्ट, जो कि ऑप्शन में नहीं है, 6 10 6 12 -12 करेक्ट किया मैंने, कुछ तो मिस है, क्या मिसिंग है, in the given circuit with steady current the potential of point A will be, A must be, एक और काम कर सकते हैं अपन, एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर मान लो मैंने बोला कि समथिंग VC है, ऐसा कुछ बोला, VC क्या हो जाएगा, इधर से करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या होगा -20 इंटू 0.6 -0.6 प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा B at C, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है 6 × 12 -12 प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जा रहा है, VC 0 हो रहा है, फिर भी 0 हो रहा है, VC फिर भी 0 हो रहा है, कुछ तो डेटा में गड़बड़ी है ना, विल सी इट लेटर, हाँ डाउट सेशन में हम लोग इसको देखेंगे, क्लियर। प्रोसेस यही है, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है या फिर डेटा में कुछ गड़बड़ी है, चलिए देखें एक आधा और एग्जाम्पल। चलिए लास्ट एग्जाम्पल,
क्या कह रहा है? ठीक है, इस तरीके का एक सर्किट डायग्राम है। बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2। तो अगेन आपको क्या करना है बेटा, है ना, स्टेडी स्टेट की बात हो रही है ना, स्टेडी स्टेट की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जब मैं ओपन करूँगा तो सर्किट देखिए कैसा हो जाता है। ये कैसा बच रहा है बेटा, इस तरीके का बच रहा है कुछ, है ना, ऐसा बच रहा है। तो आपको देखो ये 4, ये 2 और ये 2 कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। तो 6 और 4 10 ओम हो गया बेटा, 10 वोल्ट 10 ओम। कितना करंट फ्लो करेगा इसमें, है ना, 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो वापस से लगा दो, यहाँ पर था 4 माइक्रोफेराड और यहाँ पर था 6 माइक्रोफेराड। ठीक है, इस तरीके का। तो बेटे इसमें तो करंट जाएगा नहीं, तो ये पूरा 1 एम्पियर किस में जाएगा, इधर 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 और इधर, है ना, इस तरीके से चला जाएगा आपका। क्लियर है बच्चे? वेल, अब देखो अगर हमें क्या करना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे पॉइंट A कह सकते हैं, इसे पॉइंट B कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करो आप, KVL लगाओ। ठीक है, KVL लगाओ। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है बेटा, VA, है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना था 2 ना, तो और करंट कितना है 1 एम्पियर, है ना, ये पूरा 1 एम्पियर इसमें भी आएगा। तो बेटे VA माइनस क्या हो जाएगा 2 × 1, फिर इसमें भी क्या हो जाएगा -2 × 1, और फिर कहाँ पहुँच जाएंगे B पर, इक्वल टू क्या हो जाएगा VB। तो VA -2 क्या हो जाएगा -4 इक्वल्स टू VB। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू क्या आ रहा है 4 वोल्ट। ठीक है, तो यही है इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, 4 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, विच इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आप ढेरों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा, किसके ऊपर, RC सर्किट के ऊपर। ठीक है, और RC सर्किट में एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि हमेशा आपको जो है टाइम कांस्टेंट एकदम सीधा सीधा R × C करके नहीं मिलेगा। कई बार आपको टाइम कांस्टेंट निकालना पड़ता है। उसके लिए क्या रूल है, आइए समझते हैं। इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट अगर निकालना है, लाइक एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, ये एक सर्किट है हमारा। अब इस सर्किट में अगर मुझे टाइम कांस्टेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, इस सर्किट में अगर मुझे टाइम कांस्टेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझें। तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, ध्यान से सुने। स्टेप्स, पहला, जो भी बैटरी होगा उसे शॉर्ट कर देना है, शॉर्ट सर्किट ऑल दी EMF सोर्स। ठीक है, EMF सोर्स को क्या कर देना है, शॉर्ट मतलब समझते हो बेटे, शॉर्ट का मतलब होता है डायरेक्टली जोड़ देना। ठीक है, तो ये ऐसे डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, है ना, ये ऐसा डायरेक्टली जुड़ गया। दूसरा चीज क्या करना है आपको, जो कैपेसिटर है उसे ओपन कर देना है, ओपन
सर्किट कैपेसिटर, ठीक है। ओपन कर दिया कैपेसिटर सर्किट को, इसको ओपन कर दीजिए। तो ये हो गया बेटा, इसको बोलो ए, इसको बोलो बी। अब कैपेसिटर के दोनों एंड है ना, ओपन करने के बाद ये दोनों एंड बचे, उनके अक्रॉस आपको क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तीसरा स्टेप जो है, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एंड्स ऑफ कैपेसिटर, एंड्स ऑफ कैपेसिटर। तो बेटा कैसे हो जाएगा देखो, तो ये आर और ये आर क्या हो गया, पैरेलल, तो 2r r/2 हो गया, और वो r के साथ में क्या आ जा रहा है, सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 3r/2। तो दिस इज r इक्विवेलेंट यहाँ पे, तो r इक्विवेलेंट फाइंड कर लिए। और फोर्थ स्टेप में फिर क्या करना है आपको, टाउ इक्विवेलेंट यानी टाइम कांस्टेंट जो है वो क्या होता है, r इंटू सी होता है, तो आपको r कौन सा लेना है, इक्विवेलेंट वाला लेना है, इंटू सी, ठीक है। तो लाइक इस केस में R इक्विवेलेंट कितना आया, 3r/2 इंटू सी, तो आपका टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, 3rc/2। हमेशा RC होगा जरूरी नहीं है, हमेशा RC होगा ऐसा जरूरी कतई नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा, टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। क्लियर है। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है पूरी तरीके से। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्लियर है। जो भी डाउट है डाउट सेशन में जरूर डिस्कस करें। ओके, बाय बाय।